अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बात करेंगे दुनिया के मकबूल तरीन खेल फुटबॉल की, और पाकिस्तान में फुटबॉल का खेल थोड़ा सा बेहतरी की तरफ ज़रूर जाना शुरू हुआ है। टीम्स बनी हैं, बहुत अरसे से जूनियर टीम्स भी बाहर के दौरे उस तरह नहीं कर पा रही थी। वुमेन टीम का तो बड़ा लंबा अरसा मसला बना रहा। अंडर 17 की टीम खेलने के लिए गई हुई और वहाँ पर हमने उनकी सूरत हाल देखी। कोई एक आधा मैच जीतते हैं, फिर वो मैचेस में दोबारा प्रेशर आता है। कोई इस तरह की परफॉर्मेंस हमें अभी दिख नहीं रही। टाइम लगेगा, हमें समझ आ रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, ज़रा उस पर आज बड़ी डिटेल बात करूंगा। इलेक्शन हो गए, कितने फ्री एंड फेयर हुए, कितने मामलात हुए, ये लीगल डिपार्टमेंट इसका क्या किरदार था इलेक्शन में। और आप देख रहे होंगे जो टेलीविजन पे तस्वीर चल रही हैं, ये वो लोग हैं जिनका फुटबॉल से रियलिटी में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये शील्ड्स बांटते फिर रहे हैं, सारा कुछ करते फिर रहे हैं। को लीगल डिपार्टमेंट में है, को कहीं है, ये गुलदस्ते भी हासिल करते हैं, शील्ड्स भी बांटते हैं। हालांकि इनके किरदार से ज़्यादा फुटबॉल फेडरेशन के लोगों का किरदार होना चाहिए। बाकियात क्यों हैं अभी तक हारून मलिक के जाने के बावजूद? जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उसके शाहिद खोकर अभी तक क्यों बैठे हुए हैं? और हमारे यहाँ अजीब सी एक रिवायत बन गई है, जनरल सेक्रेटरी का अभी तक आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया? शाहिद खोकर इतने इंपॉर्टेंट है कि वो पूरी फुटबॉल फेडरेशन दोबारा रन करेंगे। मोहसिन गिलानी साहब अच्छे तरीके से आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं, काम भी करना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये ज़ाती सा उन्हें मशवरा भी और ख्याल भी है, जब तक ये शाहिद खोकर या इन जैसे लोगों से दूरी इख्तियार नहीं होती, जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन कमेटी के नाम पे बहुत लूटा तबाह किया इस फुटबॉल को। और इससे भी बड़ा मसला जो फुटबॉल का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, हमें रिस्ट्रिक्टिव फंड सेगमेंट में डाला हुआ है फीफा ने और हमारे फंड्स रोके हुए हैं। उसके बावजूद हायरिंग्स हो रही हैं, फुटबॉल फेडरेशन में बैठे लोगों की सैलरीज जा रही हैं। ये सब कैसे चलेगा? हमारी टीम्स जब जाती हैं, अभी टीम बाहर गई थी तो अंडर 17 टीम की टिकट्स भी वहीं से ली गई थी। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि वहीं से टिकट, सैफ गेम्स हों तो वहाँ से टिकट्स मंगवा ली जाती हैं। दो हिस्सों में टीम जाती है, ऑफिशियल पहले जाते हैं, प्लेयर्स बाद में जाते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अब थोड़ी सी बेहतरी की जानिब है, तो थोड़े सख्त इकदाम करने होंगे, मेरा तो यही मशवरा है। अभी इशू क्या है, हमारे प्रेजेंट इशूज़ क्या हैं? क्यों पाकिस्तान फुटबॉल दोबारा दबाव का शिकार दिख रही है? मुझे तो बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन कुछ बेहतर होगा। ईसा आए, नासिर इस्माइल आए, ये अच्छी बात है कि जो लोग बड़ा लंबा अरसा बात करते रहे फुटबॉल की बेहतरी पर, उनको लगा दिया गया। लेकिन क्या ये काफ़ी है? फिर फुटसोल, हालिया आपने हमारा प्रोग्राम भी देखा होगा, फुटसोल टीम के साथ भी हमने किया था, अंडर 17 जो गई है खेलने उसके साथ भी किया। ये बहुत अच्छी बात है कि फुटसोल की टीम दुनिया भर में लोग 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। हम चंद दिनों की तैयारी, यानी महीने भी नहीं हुआ हमें, महीना डेढ़ महीने की तैयारी पर हमारी फुटसोल की टीम भी तैयार हो गई। और मैं सखावत साहब जो कि हेड कोच है उनको इसका बड़ा क्रेडिट भी दूंगा, फुटबॉल फेडरेशन को भी दूंगा कि एटलीस्ट चलें फुटसोल की तरफ भी हमारी फुटबॉल फेडरेशन ने सोचा और पाकिस्तान नेशनल फुटसोल टीम भी तैयार हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में हम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर कर लेंगे। इन सारी चीज़ों पर पाकिस्तान फुटबॉल इलेक्शन के बाद क्या हो रहा है, कैसे बेहतरी आएगी, अभी तक क्यों नहीं हम बहुत ज़्यादा कुछ बेहतर देख पाते, और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो उन्हें प्रेसिडेंट बनने, क्या मामला है? और एक कमेटी में भी शामिल किया गया है फुटबॉल की फीफा की जानिब से पाकिस्तान के फुटबॉल के हेड को भी। ये अच्छी खुशाइद बातें, लेकिन अभी तक हमारे फंड के मामला क्यों रुके हुए हैं? ऑडिट्स के क्या इशूज़ हैं? नेशनल स्टैंडिंग कमेटी में भी इसकी बात हुई थी, शैला रज़ा साहिबा ने भी आके हमारे शो में ये बात बताई भी थी। तो मैं इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। सरदार नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार नवीद हैदर खान साहब बड़े ज़बरदस्त फुटबॉल के एक तो एक्सपर्ट तो हैं ही है, दूसरा बहुत लंबा अरसा फुटबॉल फेडरेशन के साथ नायब सदर के तौर पे, पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के साथ सदर के तौर पे बड़ा लंबा अरसा काम किया। हम ज़रा इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। साथ ही साथ आमिर महमूद भट्ट, हमारे लिए तो बड़ी फ़ख्र की बात होती है, आमिर भाई हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। आमिर भाई पाकिस्तान नेशनल फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान भी हैं और एक ऐसी एलीट टीम के कैप्टन हैं जब ये फंड वंड नहीं हुआ करते थे, जब टीम के पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे, अपने डिपार्टमेंट से खेलते थे, मेहनत करते थे, लड़के खुद से मेहनत किया करते थे। और वो जो टीम थी उसने 90s के इरा में 92 से लेके 97-8 तक, बल्कि 2004 तक बहुत ज़बरदस्त काम किया और हमने सार्क, सैफ, इन कंट्रीज़ को बड़े ज़बरदस्त तरीके से हराया। डोमिनेंसी थी, इंडिया तक को हराते थे। तो ज़रा वो भी हमारे साथ मौजूद है, बड़ी डिटेल इन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। सरदार साहब, पहले ज़रा आपसे सर, ये बाकियात क्यों अभी तक ठहरी हुई हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में? शाहिद खोकर साहब भी मुझे नज़र आ रहे हैं, लीगल टीम भी वहीं फिर रही है। फिर ये जो कराची सिटी है, क्लब है अदील रिजकी साहब का, इसका
मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे कराची से दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई इन्फ्लुएंस अभी भी मौजूद है क्या पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर? देखें कि जब से इलेक्शन हुआ है और उसके बाद से जो हमारी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और एग्जीक्यूटिव कमेटी, प्रेसिडेंट और तीनों नायब सदूर इलेक्ट होके आए हैं, तो दे आर फेसिंग अ वेरी अपहिल टास्क इन द सेंस के जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी थी वो गुज़श्ता 4-5 साल से टोटल फुटबॉल को कंट्रोल उन्होंने किया हुआ था, और उन्होंने जो भी हायरिंग की थी मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड और मैनेजर्स, उन्होंने एक लंबा अरसा गुजारा। अब होना तो ये चाहिए था कि हारून मलिक तो 15 फरवरी 2025 से उनको फ़र्क कर दिया फीफा ने, और उनकी जगह इंटरिम चेयरमैन लेके आए सऊद हाशमी, जो मैनेजर मेंबर थे एग्जीक्यूटिव कमेटी के, और एक इलेक्शन का प्रोसेस था नेशनल लेवल पे, वो हो गया। तो अब होना चाहिए था ऑफिशियल हैंड ओवर टेक ओवर। अब उसमें ये जिम्मेवारी थी सऊद हाशमी साहब की, और उनके साथ जो दूसरे मेंबर्स हैं खोकर साहब और हारिस अहमद, कि वो जो नई इलेक्टेड बॉडी है उनके साथ एक प्रॉपर जो तरीक़ाकार है उसके तहत हैंड ओवर करते। उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो फाइनेंसेस, बिकॉज जब तक फाइनेंसेस का प्रॉपर ऑडिट के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जिसको फीफा भी अप्रूव करे और एएफसी भी अप्रूव करे, और अगर कोई फंड्स उनके अकाउंट में हैं तो दैट शुड बी हैंडेड ओवर टू दी इनकमिंग इलेक्टेड बॉडी। ये नहीं हुआ अभी तक। दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा डिलेमा है वो है पाकिस्तान, वो जो कनेक्ट प्रोग्राम है जिसको सऊद हाशमी साहब लीड कर रहे थे या रन कर रहे थे या उनकी कंपनी उसको मैनेज कर रही थी, उसका टोटल डाटा जो है दैट शुड हैव बीन पास्ड ऑन टू पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। ये भी नहीं अभी तक हुआ। अब देखें, दैट शोज सर के मुझे जी थोड़ा सा अभी तक। थोड़ी सी आपसे क्लैरिटी चाहिए। हारून मलिक साहब के जी, टाइम पे ये कनेक्ट आईडी वाला बड़ा मामला चला। क्या आप जो बात कह रहे हैं कि सऊद हाशमी साहब उनकी कंपनी कनेक्ट आईडी से क्या उनका ताल्लुक है? देखिए जी, आज तक हमें ये नहीं पता कि ये जो कनेक्ट आईडी का प्रोग्राम है ये किस एग्रीमेंट के तहत दिया गया उस कंपनी को, जो कराची बेस्ड कंपनी है, और उसका कंप्लीट कंट्रोल जो था वो सऊद हाशमी साहब के पास ये था। तो सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये पर्सनल इंटरेस्ट है। दे हैव बीन यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन कमेटी टू रन दी अफेयर्स अपनी मर्जी से, अपनी सोच के मुताबिक। देखिए जी, इससे बड़ी क्या बदकिस्मती हो सकती है हमारी कि 4 साल से जो एनसी का बैंक अकाउंट है दैट वाज बीइंग रन एज अ प्राइवेट कंपनी विद टू सिग्नेटरीज, हारून मलिक एंड शाहिद न्याज खोकर साहब। तो मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि फीफा ने अगर फंड्स भेजने थे तो व्हाई डिड नॉट एनसी ओपन ऑफिशियल पीएफएफ अकाउंट। हम्म। ये पर्सनल और प्राइवेट अकाउंट में फंडिंग आई है, विच इज अ क्लोसल अमाउंट, ह्यूज अमाउंट, ये कैसे करोड़ आ हर रुपए सकती है की सर? फंडिंग और आई है। फीफा ऐसे दे कैसे सकता है किसी प्राइवेट अकाउंट में? देखें, यही तो सवाल है। अच्छा, अब लोग बात कर रहे हैं जी ऑडिट होना चाहिए। देखें, मैं इसको इस अंदाज से देखता हूं कि जी एक है चैप्टर 1, वो है एनसी दैट क्लोज ऑन 31 जुलाई 2025, ठीक। और दूसरा चैप्टर शुरू होता है द न्यूली इलेक्टेड बॉडी दैट इज 1 अगस्त 2025। ठीक है। तो पहले चैप्टर 1 को क्लोज करें। अब वो क्लोज कौन करेगा? वो करेगा फीफा, एएफसी एंड एनसी। इसमें ना तो न्यूली इलेक्टेड बॉडी की कोई मुदाखलत है, ना उनका कोई उसमें स्टेक है, इसलिए क्योंकि ये जो बॉडी थी इसको इलेक्ट किया था या सिलेक्ट किया था फीफा ने अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से, और इनकी टोटल जो बैकिंग थी, इनको हर 6 महीने के बाद एक्सटेंशन दे रहा था। कौन दे रहा था? फीफा दे रहा था ना। तो फीफा को चाहिए कि वो ऑडिट ले। अब देखें, 2023 से फीफा इनसे ऑडिट मांग रहा है, इनका ऑडिट क्लियर नहीं हो रहा। 2024 में भी इनका ऑडिट क्लियर नहीं हुआ।
तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इनकमिंग जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है उसको तो आप इससे बड़ी जुम्मा रखे ना। ठीक है, और उसको ना मुरद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। नहीं तो ये इल्जाम तो है ही नहीं ना। उनको आप क्यों रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं जिस चीज का उनके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं था। ये तो आए हैं 1 अगस्त 2025, उससे पहले 1 अक्टूबर 2019 से पहले हमजा खान का था, फिर उसके बाद हारून मलिक का था। तो इसके टोटल जो कंट्रोल है वो फीफा के पास है, एएफसी के पास है, एनसी के पास है। ठीक हो गया, तो मुझे इस जरा एक चैप्टर मिनट को दीजिएगा आप सरदार साहब। ये आपने जो इस बात की देखें, है, मैं इस मैं पे एक्सप्लेन कर दूं, ये बड़ा जरूरी है एक्सप्लेन करना कि ये जितनी फंडिंग आई कितनी आई हमें नहीं पता। ये फीफा जानती है, एएफसी जानती है, एनसी जानती है। तो अब अगर कोई इसमें करप्शन हुई है, मिस अप्रोप्रिएशन हुई है, मिसमैनेजमेंट हुई है, तो ये दिस हैज टू बी डिसाइडेड बिटवीन फीफा, एएफसी एंड एनसी। ओके। आप पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को साइड पे रखें। अब मैं बड़ा हैरान हूं कि जी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की आपने फंडिंग रिस्ट्रिक्टेड कर दी, भाई क्यों? आप स्टार्ट करें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इलेक्टेड बॉडी की फंडिंग फ्रॉम 1 अगस्त 2025 एंड गिव देम कंप्लीट फंडिंग एज पर पॉलिसी। जो एनुअल ग्रांट्स हैं या फॉरवर्ड प्रोग्राम है या डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी फंडिंग दें, ताकि जो न्यूली इलेक्टेड बॉडी है ये अपना डोमेस्टिक कैलेंडर के मुताबिक और इंटरनेशनल कैलेंडर के मुताबिक अपने प्रोग्राम बहुत अच्छा, जो है ठीक हो उनको गया। तरतीब मैं दें इस पे और जरा उनको डिटेल और चलाएं। करता हूँ सरदार साहब, इस पे बड़ी डिटेल बात करते हैं। जरा मैं आमिर भाई को भी इन कर लूँ। आमिर भाई, ये चीज़ें जो बड़ी डिटेल डिस्कशन हो रही, पहले हम इस पे ये जो एक पूरा चैप्टर होता है, एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी एडहॉक समझ लें, एडहॉक कमेटी लगाई जाती है, वो अपना काम पूरा करती है, उसका क्लोजर नहीं होता, किसी डॉक्यूमेंटेड क्लोजर नहीं होता, ऑडिट नहीं होता, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर तब ठीक लगती है जब उनके पास वो अकाउंट्स वो सब कुछ उन्होंने दे दियो। अब इस मामले का क्या पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन खुद भी थोड़ा उठा सकती है इस मामले को? और अभी तक ये शाहिद खोकर वगैरह तो सब वहीं बैठे हुए हैं। जी अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और बात वही है कि फिर मैं अगर कुछ कहता हूं तो सारे मेरे अगेंस्ट जो है ना वो हो जाते हैं और कहते हैं जी आप जो है वो एक मुख्तलिफ बात ही जो है ना वो करते हैं। अब ये देखें कि आपने अपने पिछले प्रोग्राम में, उससे पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि जी इतनी एफर्ट करके पूरे पाकिस्तान के जो फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स थे, जो हमारे स्पेशली फुटबॉलर थे बेचारे, उन्होंने दुआएं कर करके जो है वो ये दिन जो है ना हमने देखा कि जी फेडरेशन बन गई और जनाब नुमाइंदे जो है ना वो आ गए और एक प्रेसिडेंट भी सो कॉल्ड, चले हम क्या कह सकते हैं, वो भी जो है ना वो आ गए हैं। तो अब फुटबॉल जो है ना वो हमारा चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप देखें कि हमारा फुटबॉल जो है वो उधर का उधर ही खड़ा है। ये तो एनसी के दौर में भी आप टीमों की बात कर रहे हैं, ये तो एनसी के दौर में भी टीमें, नेशनल टीमें जाती थी इसी तरह से। आपकी सीनियर टीम भी उसी तरह से बाहर से प्लेयर ला के जो है ना उनको खिलाते थे और रिजल्ट्स कुछ भी हो वो जो है वो अपना अपना काम जो है वो करते रहते थे। तो अब इसमें और एनसी में क्या फर्क है? फिर आप ही बता रहे हैं कि सारी एनसी की बाकी आदमी वही की वही है, शायद खोकर साहब भी वही है, सेक्रेटरी अभी तक जो है नहीं वो बन सके। मैं तो हैरान हूं कि ये जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी क्यों फैसले कर नहीं पा रही? और ये जो खिचड़ी पकी हुई है, सर ये एक्सको की जो ऑब्जेक्शन थी ना, लड़ाई झगड़ा जो है ना एक्सको वो की चल तो रहा है, सर एक जी ग्रुप कुछ कह एक्सको रहा की है, तो दूसरा ग्रुप ऑब्जेक्शन कुछ कह थी। रहा है। आमिर भाई, और एक्सको फुटबॉल, ने तो ऑब्जेक्शन लगाई थी शाहिद खोकर साहब के मजीद काम पर, तो वो तो हो ही नहीं रहा। जी जी, मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ। तो ये क्या है? आप देखें, आप पिछली दफा मुझे कहा गया कि जी अभी तो 3 महीने हुए हैं जी, अभी क्या हो गया, आपने जी फेडरेशन के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। चले अब 4 महीने भी हो गए, पता है कोई चीज इन्होंने जो है ना वो प्लान की है? कोई एक्टिविटी कैलेंडर है? कोई ग्रास रूट के ऊपर कोई काम इन्होंने शुरू कर दिया है? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शुरू कर दिया? भाई आप तो अपने मसलों और मसाइल से ही नहीं बाहर आ रहे। आप तो एक दूसरे को नवाजने, आप तो मोहसिन गिलानी साहब तो नवाजने में लगे हुए हैं, बांट रहे हैं जो है वो पोजीशन है। वो जो कमेटियों के मेंबर जो है ना वो उनको बना रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ कोई ना बोले, ना कोई जो है ना मुझे इस सीट से हटाए, और मैं अपना जो है ना वो टेन्योर, वो जो एलिजिबिलिटी एक उनका क्राइटेरिया है, शायद 1 साल 1.5 साल है, ये सरदार साहब बेहतर बताएंगे, वो मेरा पूरा हो जाए और मैं एलिजिबल हो जाऊं आगे एएफसी के या ऊपर फीफा की कमेटियों में डलने में, और मैं जनाब इलेक्शन लड़ने में ऊपर, और मैं कोई ऊपर की सीट ले लूं, जहन्नुम में जाए बाढ़ में जाए पाकिस्तान का फुटबॉल, यही लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा।
तो क्या इस दिन के लिए हमने जो है वो ये नई फेडरेशन को दुआएं करके जो है ना वो बनाया था? और फिर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, मैं तो उस पे जो है ना वो हैरान हूं कि भाई आप जो है जिस फेडरेशन का कोई सेक्रेटरी ही नहीं है, और आपने जो टीओआर बना दिए हैं अब सेक्रेटरी के लिए, वो आप देखिए, या तो वो रिक्वायरमेंट कोई बाहर से आएगा कोई बंदा जो पूरा करेगा, या वो शायद खोकर पूरा करेगा, और कोई आपके पास मेरा ख्याल है ऑप्शन ही नहीं रहेगी। तो अगर आपने वही एनसी वाले ही सारे फॉर्मूले और चीजें जो है ना वो करनी थी, अब आप कह रहे हैं कि जी ऑडिट, आप देखिए ना ऑडिट किसने करना है? ऑडिट जो है वो किसने कराना है? फेडरेशन ने कराना है। जो नए लोग आए वो कराएं ना, क्यों नहीं कराते? क्यों जो उनसे पूछ नहीं रहे हैं? उसने पाबंदी भी लगा दी, अगर फीफा ने, अगर वो नहीं आपको जो है वो फंड मजीद दे रहा, तो इसमें किसका कसूर है? ये मौजूदा फेडरेशन का ही कसूर है। यही सॉल्व करने के लिए तो आप आए थे। और ठीक है आमिर भाई, मुझे सिर्फ आपने 1 मिनट देना है। मैं ब्रेक से मैं जरा वापस आता हूँ, आपसे एक शुरू करता हूँ। आपका कहना है कि क्यों नहीं कर रही फुटबॉल फेडरेशन? कर सकती है, ऑडिट के मामला को उठाया जा सकता है। सरदार साहब कह रहे हैं कि ये मामला दूसरी तरफ से होना चाहिए, फीफा, एएफसी और फिर नॉर्मलाइजेशन। मैं जरा ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ, इस पर बात कर। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। जी आमिर भाई प्लीज आप कंटिन्यू करें, फिर मैं सरदार साहब से इस पर व्यू लेता हूँ। जी मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप जो है इस फुटबॉल को खुदा के लिए चलने दें, आगे बढ़ने दें, अपनी पॉलिसीज जो है ना वो बताएं, क्लियर करें, कोई फ्यूचर का प्लान दें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, कोई लीग शुरू करें, कोई यूथ का प्रोग्राम जो है ना वो आप शुरू करेंगे। कब करेंगे? आप इस लड़ाई झगड़े में पड़े रहेंगे, पोजीशनें अपनी लेते रहेंगे, बांटते रहेंगे, आप जो है ना वो कमेटियां बनाते रहेंगे, और कमेटियां ऐसी बनती हैं अल्लाह माशाल्लाह जो है ना वो कमेटियां ऐसी बनती हैं कि जो रेलेवेंट बंदा ही नहीं है उसको आपने जो है ना कमेटी में क्या डाला हुआ, कमेटी का हेड बनाया हुआ है। किधर है ये पाकिस्तान के जो पुराने फुटबॉल प्लेयर्स हैं? क्यों आप उनको इंक्लूड नहीं करते? कितने आप सिर्फ कप्तान ही निकाले पाकिस्तान के जो है ना वो ही आपको 50 60 70 100 जो है ना वो कैप्टन ही जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। उनको क्यों नहीं डालते आप कमेटियों में? कोचेस जो हैं वो भी आपके उस सलानो कहते हैं जी मैंने इन कोचेस के साथ काम ही नहीं करना। आप उन कोचेस को निकाल रहे हैं, जो उसके असिस्टेंट कोचेस हैं उनको निकाल रहे हैं, आप नए कोचेस लेके आ रहे हैं। कितने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? कब जो है वो आपकी कोई डायरेक्शन ठीक होनी है? कब आपने जो है ना वो अपना फुटबॉल को जो है ना ट्रैक के ऊपर लेके आना है? मुझे तो ये लगता है कि ये इनका मकसद ही नहीं है। इनका मकसद यही है कि आके जो ये लड़ाई झगड़ा इसी तरह चलता रहे, और जो ऊपर की सीटें हैं जो एएफसी में या फीफा में जाना है हमारे मोहतरम प्रेसिडेंट साहब ने, वो किसी तरह अचीव कर लें, और फिर नीचे जो है ना वो जो भी होता रहे। फुटबॉल प्लेयर का किसी को ख्याल नहीं है, टीमों के बारे में कोई जो है ना बेहतरी नहीं लाना चाहता। बस सबको अपनी बड़ी, आप देखिए एग्जीक्यूटिव कमेटी, प्रेसिडेंट, नीचे कमेटियां, ये सारे के सारे जो है ना इनको अपनी पड़ी हुई है कि हमें किसी तरह जो है ना वो कोई पोजीशन मिल जाए, और हम जो है वो फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से जी बस घूमे फिरे, सैरे करें, बाहर जाएं, और जो भी हमारा जो टीएडी है ये वो बनता है उसको जो है ना वो इकट्ठा करें। यही शायद इस फेडरेशन का मकसद है। मैं इसके लिए दुआ ही कर सकता हूँ जी, और मैं या बैठ के इंतजार कर सकता हूँ कि कब जो है वो अल्लाह ताला। अच्छा मैंने जरा आप लोगों से ना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर भी बात करनी है। आमिर महमूद साहब आपसे भी और सरदार साहब से। पहले जरा ये चैप्टर हम क्लोज करें। सरदार साहब इस पे जरा आपका व्यू चाहिए। आबिद साहब कह रहे हैं क्यों नहीं कर सकती, फुटबॉल फेडरेशन भी कर सकती है, ऑडिट्स वाले मामले को तो कम से कम उठा सकती है। देखें बात सिर्फ इतनी सी है कि एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर जो है इंफॉर्मेटिव वो जा चुका है फीफा को भी और एएफसी को भी। उनको सारे हालात जो हैं कि अभी तक हमें ना फाइनेंशियल कंट्रोल मिला है, ना हमें ऑडिट रिपोर्ट्स मिली हैं, ना हमें सही माने में हैंड ओवर हुआ है पाकिस्तान जो इनका कनेक्ट प्रोग्राम है जिसके अंदर आपके पूरे पाकिस्तान के क्लब्स का डाटा है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि फीफा ऑथराइज कर सकता है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को कि यू आर हियर बाय ऑथराइज टू कैरी आउट द ऑडिट ऑफ एनसी। तो वो तो बिकॉज द फंड्स किसके हैं? फंड्स हैं फीफा के और एएफसी के, और एनसी कौन है? अपॉइंटेड बाय फीफा एंड एएफसी। अब ये जो इलेक्टेड बॉडी है इसको अगर फीफा ऑथराइज करता है और कहता है कि जी वी हैव दीज क्वेश्चंस एंड प्लीज आप हायर करें कोई प्रोफेशनल ऑडिट फर्म और इनका ऑडिट करें। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि ऑडिट करना कोई आसान काम नहीं है। अब जब तक फाइनेंशियली एक बैंक स्टेटमेंट नहीं दी उन्होंने, अब किस पे ऑडिट करेंगे मुझे बताएं। मतलब आप ऑडिट एज अपॉइंट कर दें, वो जो साहब थे जिनको अकाउंटेंट कहा जाता था
उन्होंने कहा जी वो हारून मलिक साहब जितने वो फाइलें थी वो साथ ले गए। ऐसा तो कैसे देन हारून मलिक शुड बी हेड रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल कि भाई आओ हिसाब दो। फिर सुना है कि जिस दिन हारून मलिक लेफ्ट द ऑफिस, lot of equipment from the football house was removed, air conditioners, other things were removed, basically not removed, they were basically stolen. So अब वहां पर वो गया मुझे है, एक बात सामान बताएं गया है सरदार किधर पे? साहब, शीशा तोड़ने पर तो पाबंदियां लग गई थी, 9 महीने बाहर कर दिया था, मुकम्मल पाबंदी लग रही थी अशफाक साहब को, तो इधर इतनी बड़ी बड़ी चीजें चली गई हैं, कोई पूछने शीशा वाला भी नहीं खुद है तोड़ा क्या? था उसने, शीशा भी तो उस आदमी ने खुद तोड़ा था। वो मैं यही, लेकिन इल्जाम तो लगा ना, पाबंदी तो दूसरी तरफ लग गई ना। यही तो सेंसिटिविटी है, यही तो सिचुएशन है कि देखें जो हमारी इलेक्टेड बॉडी आई है, अब वो देखें एक ढेर है गंद का, एक ढेर है गंद का जो पिछले 4-5 साल से इकट्ठा हुआ है। अब वो किसी तरीके से तो शुरू करेंगे। अब इसको हम कहते हैं नॉर्मल हालात में जब भी एक सेटअप आता है वो हम कहते हैं जी इनिशियल 2-3 मंथ्स इज टीजिंग प्रॉब्लम्स। यार यहाँ टीजिंग प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो कैविटीज ही कैविटीज हैं, यहाँ तो आवे कावा बिगड़ा हुआ है। हाँ, अब बात सिर्फ इतनी सी है कि इलेक्टेड बॉडी जो आई है इसको आप देखें, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि वी हैव एन एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो डिवाइडेड है, डिवाइडेड इन द सेंस कि मोहसिन गिलानी साहब जिस ग्रुप के तहत इलेक्शन जीत के आए हैं उसके मुकाबले में एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेजॉरिटी जो है वो है दूसरे ग्रुप की। ये है रियलिटी। अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जी इलेक्शन के बाद सारे ग्रुप खत्म, वी आर एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीएफएफ, वी आर दी वाइस प्रेसिडेंट्स, ही इज द प्रेसिडेंट, लेट्स सिट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म ठीक है एंड ड्रॉ आउट अ फ्यूचर प्लान। देखें सर, मैं हर जरा काम डोमेस्टिक पर भी आपसे बात करूं, चूंकि ये इंतजामी उमूर पे तो हमने बड़ी लंबी चौड़ी बात की है, ये हमारे डोमेस्टिक बड़ा सवाल स्ट्रक्चर है। की बेहतरी के लिए आपके फुटबॉल के प्लेयर्स क्या कहते हैं, आपके फुटबॉल प्लेयर्स कहते हैं कि यार वो आप अपना रिवाइव करें टीम्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की टीम्स हैं, तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि जी आप हमें कैलेंडर तो दें डोमेस्टिक का कि आप कब प्रीमियर लीग शुरू कर रहे हैं, आप कब चैलेंज कब शुरू कर रहे हैं, आप कब बी डिवीजन लीग कर रहे हैं। टीमें तो तब बनेगी फुटबॉल की जब एक कैलेंडर बन के तमाम डिपार्टमेंट्स के पास जाएगा और वो एक्टिवली इस प्रोग्राम को दोबारा रीलॉन्च करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज गिवन इंस्ट्रक्शंस इन राइटिंग फॉर द रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें फुटबॉल भी है, लेकिन वो डिपार्टमेंट्स कहती हैं कि जी आप हमें डोमेस्टिक कैलेंडर दें। अब इसके अंदर क्या है कि जी एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड कांग्रेस दे हैव टू हैव अ जॉइंट सेशन with the president and 3 vice presidents and they should chalk out a comprehensive policy कि जी ये हमने डोमेस्टिक कैलेंडर बनाना ठीक है, उसमें बनाएं, जो भी अपने आपके ऑफिशियल हैं उनको टास्क दें। मैं सर ये जो आपकी कांग्रेस है इसके रोल पर भी बात कर लेते हैं। आमिर भाई जरा कांग्रेस और उसका रोल, जिस तरह भी सरदार साहब कह रहे हैं कि वो कर सकते हैं ये काम और बड़े बेहतर तरीके से जॉइंट सेशन बुलाएं, एक कैलेंडर पूरा दें कि जी डोमेस्टिक में क्या करना है। डिपार्टमेंट्स पिछले साल तक बैठे हुए, पीपीएल हो नहीं रही, डोमेस्टिक में कुछ हो नहीं रहा, लड़के कहाँ खेलेंगे। और फिर मैं ज़रा एक क्लब है कराची का, कराची सिटी एफसी, उसके हवाले से बात करूंगा। असिस्टेंट कोच वहाँ से, नेशनल वुमेन टीम का कोच वहाँ से, फिर मेन टीम के लिए असिस्टेंट कोच वहाँ, सारे वहाँ से क्यों है, इतना भारी वोट क्यों है, उस पर ज़रा बाद में बात करूंगा। पहले ज़रा ये कि कांग्रेस का रोल उसमें अरसलान साहब, सरदार साहब ने बहुत क्लियरली जो है ना वो 2-3 बातों में ही जो है ना वो सारी बात कह दी है। जब आपकी नीयत ठीक नहीं होती, टू बी ऑनेस्ट, जब आपकी नीयत ठीक नहीं होती तो फिर चीजें ठीक नहीं होती जी। और अगर ये पीएफएफ जो है, जो नई हमारी फेडरेशन है और हमारी कांग्रेस है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ये अगर कुछ करना ही नहीं चाहते और ये जो है कोई इनका आउटपुट है ही नहीं, तो फिर मामलात किस तरह से ना वो से ठीक होंगे। जो एनसी है, जब आप डील करके आते हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, जब आप एक दूसरे को नवाजने के लिए जो है वो जो है वो तैयार होके आते हैं, तो फिर यही कुछ होगा। फिर फुटबॉल की प्रमोशन तो नहीं होगी, फिर तो आपके अपने जाती इंटरेस्ट हैं जिसको आप फुलफिल करने के लिए जो है ना वो फेडरेशन में आए हैं। और इसमें बिल्कुल कांग्रेस को जो है वो अब जैसे आपने कहा कि सरदार साहब ने कहा कि आपको जो है ना वो सब माजी को भूलना होगा, आप खत्म करें अपनी रंजिशें, अपनी लड़ाइयां।
फॉर द सेक ऑफ फुटबॉल जो है वो आप क्यों मिलके बैठ नहीं सकते? क्यों किसी डिसीजन कोई डिसीजन जो है ना वो ले नहीं सकते? और एक शायद खोकर के ऊपर पूरा पाकिस्तान जो है ना इस वक्त जो है ना वो मैदान जंग बना हुआ है। और अगर ये एक बंदा नहीं होगा तो कौन सा तूफान आ जाएगा अरसलान साहब? नहीं, कौन सी लेकिन वो क़यामत आ जाएगी, है आप बताएं। सर, वो नहीं होगा और तो कोई तूफान नहीं आएगा, लेकिन वो है। कांग्रेस का रोल भी मुझे नहीं दिख रहा, और फिर हमारी फुटबॉल फेडरेशन भी उसको साथ चला रही है, हर जगह वो जा रहा आ रहा है। और मैं तो देख रहा हूँ गैर जरूरी लोग हैं जो खुद शील्ड्स बांटते फिर रहे हैं, कोई लीगल डिपार्टमेंट से है, कोई कहीं से है, उनका क्या काम है इसमें? यही है ना जी, आपका फोकस जो है वो लड़ाई झगड़े पे है, डेवलपमेंट पे तो है ही नहीं। तो कब आप इस झगड़ों से बाहर आएंगे और कब आप फुटबॉल की डेवलपमेंट जो है ना वो शुरू करेंगे? जैसे अभी सरदार साहब ने कहा और मैंने भी कहा, कोई एक्टिविटी कैलेंडर ही नहीं है आपका, कोई विजन। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था जी, कोई विजन ही नहीं है, कोई अप्रोच ही नहीं है आपकी। ठीक क्या है, आप चले सर, टारगेट कर चूंकि रहे हैं? आज वक्त कम होगा, लेकिन आज डिस्कशन ज्यादा है। आमिर साहब आज जरा ब्रेक से वापस आएंगे, अब जरा मैं बात करूंगा, बहुत इंतजामी उमूर पे बात होगी, जरा फुटबॉल को लेकर भी बात करते हैं। हमारे यहाँ डोमेस्टिक पर बड़ी डिटेल बात हो रही है, फिर मैं ज़रा ये जो वोट का सिलसिला हुआ था, ये कैसे हुआ था, कौन से वोट कहाँ चले गए थे, फिर ताहा अली ज़ई को कमेटी में डाला गया, अच्छी बात है, लेकिन वो अलग हो गया उस कमेटी से। फिर यहाँ पर एक मसला जो अभी तक चला आ रहा है, वो मैं ज़रा उसको लेकर बात करता हूँ एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे सरदार साहब। मैं ज़रा पहले इस पर कि ये जो वोटिंग हुई, क्या सिस्टम हुआ, कैसे हुआ? ये अच्छे खासे वोट होते थे, वोट तब्दील हो गए। फिर मैं ज़रा देख रहा हूँ कराची सिटी एफसी, उसका वोट इतना भारी है कि उन्हें हम नेशनल वुमेन टीम की कोचिंग दे देते हैं, नेशनल वुमेन टीम के मैनेजर भी वहीं से हैं, मैच कमिश्नर कोर्स नेपाल हो तो वो कराची सिटी, एएफसी अंडर 23 टीम का मैनेजर हो तो कराची सिटी, अब सीनियर टीम का असिस्टेंट कोच हो तो कराची सिटी। ऐसा क्यों है? देखिए जी, इसके ऊपर तो डिबेट हो रही है और बड़ी सीरियस डिबेट हो रही है, लेकिन मैं फिर आपको बताता हूँ कि जो अंडर 23 का प्रोग्राम था, हमें मार्च में इसके ऊपर, फरवरी मार्च में काम करना चाहिए था एनसी को। इन्होंने जो ड्यू डेट थी उस पर काम नहीं किया। उसके बाद ये अंडर 17 का भी जो है, इसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो है, दैट मीन्स ट्रायल्स सिलेक्शन फॉर द कैंप शुड हैव स्टार्टेड, और हमारा कैंप लगना चाहिए था इसका इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब आपका जो एनसी है, दे वर बिजी इन कंडक्टिंग द इलेक्शंस, और उनकी ख्वाहिश यही थी कि ये आ जाए, ये ना आए, वो आ जाए, वो ना आए। तो वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स के ऊपर एनसी काम कर रही थी, और ये यहाँ हो गया कि दे वर टोटली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इन पीपल ऑफ देयर ओन चॉइस। एनीवे, वोट हो गया। अब आप टाइम फ्रेम देखें ना, आपको टाइम फ्रेम क्या मिला है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को अंडर 23 की प्रिपरेशन के लिए? तो ये हंगामी तौर पे अरेंजमेंट हुई है। दिस इज नॉट कॉल्ड प्रॉपर प्रिपरेशन फॉर सिलेक्शन एंड कैंप ट्रेनिंग ऑफ अ टीम। ठीक। सिमिलरली आपका जो अंडर 17 है, मैं आपको हकीकत बताऊं कि आप अंडर 17 का जो टैलेंट है ना आपके पास पाकिस्तान में, अंडर 16 अंडर 17 का एट सैफ लेवल, ये आजमाया हुआ है। आप पूरे पाकिस्तान से सिलेक्शन करें, 50-60 बच्चों को सिलेक्ट करें और उनका 2 महीने का या 3 महीने का कैंप लगाएं अंडर प्रोफेशनल कोचेस। फिर आपको तो सर नासिर इस्माइल साहब और ईसा हैं ना, नासिर इस्माइल साहब और ईसा हैं, उन्हें करना चाहिए। अब ये काम तो खुद भी करना चाहिए ना कुछ। आप 15 दिन में क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक कोच से? नहीं, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन आगे आने वाले दिनों में करें ना सर, आगे आने वाले दिनों में करें। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, दूसरी टीम जो है उनकी प्रिपरेशन देखिए, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट 6 months। उनकी प्रॉपर टूर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग है, उनके कैंप्स हैं। आपका 15 दिन का कैंप है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट रिजल्ट्स? ये तो बिकॉज आपकी पार्टिसिपेशन कंफर्म थी एंड यू कुड नॉट विथड्रॉ योर पार्टिसिपेशन, इसलिए आपने जो भी आप समझें कि जी वॉर वोटिंग्स पे आपने ट्रायल्स कर लिए। हालांकि ट्रायल्स कहाँ होने चाहिए थे? ट्रायल सारे प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स में होने चाहिए थे और रीजनल हेडक्वार्टर्स में होने चाहिए थे, एंड वहां से जो बेस्ट लॉट है उसको लाना चाहिए था एट वन प्लेस, और उनकी फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको मेरिट के बेसिस के ऊपर चले। जो लड़के अच्छा हैं, सरदार साहब, इस पे तो हो गई बात। जरा सा मुझे अफगानिस्तान पाकिस्तान मैच पे थोड़ा सा व्यू आपका चाहिए, फिर आमिर भाई से इस पे बात करूंगा। टिकट को लेके बहुत ज्यादा बात हो रही है इस पर। इसमें मैंने भी आवाज उठाई है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये पता नहीं किसने इनको एडवाइस किया है।
और भाई क्रिकेट मैच के इतने महंगे टिकट नहीं होते जितने आपने फुटबॉल के लगा दिए। आपने प्रमोशन स्टेज पे और टिकट मनी से आपने कितना पैसा इकट्ठा कर लेना है। बिकॉज पॉइंट ये है कि पहले आप लोगों का कल्चर तो चेंज करें, उनका माइंडसेट तो चेंज करें। क्योंकि जब भी कोई एक्टिविटी होती है, हॉकी की होती है, फुटबॉल की होती है, क्रिकेट की होती है, लोग कहते हैं नहीं पास चाहिए, पास चाहिए। तो वो जो पास वाली मेंटालिटी है वो पहले ख़त्म करें। और उसका तरीका क्या है? मैं होता अगर तो मैं कहता जी आप स्टूडेंट्स के लिए 50 रुपये रखें, जनरल इंक्लूजर के लिए 100 रुपया रखें, और फैमिली इंक्लोजर या दूसरे इंक्लोजर के लिए 200 रखें, और जो वीआईपी जो मतलब एक कल्चर है ना हमारा उसके लिए 500 रखें, वो कैन अफोर्ड। अब मैंने कल जो ट्वीट्स भी किए हैं, मैंने व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस किए हैं कि प्लीज़ इनको रिवाइज करें एंड ट्राई टू गेट मैक्सिमम पीपल इन द स्टेडियम। हु आर यू फेसिंग? यू आर फेसिंग अफगानिस्तान। अफगानी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इस्लामाबाद में, पिंडी में, पेशावर में, केपीके में, एंड दे आर वेरी लॉयलिस्ट, दे आर वेरी नेशनलिस्ट। आपने देख लिया शारजा स्टेडियम में या दुबई स्टेडियम में जब क्रिकेट मैच होता है तो पूरा का सही कह रहे हैं, वो तो ग्राउंड भर तो देंगे तो आपका क्राउड तो कम होगा, यहाँ जिसका होम ग्राउंड है उसको फायदा ही नहीं होगा। तो मकसद है कि आप जिना स्टेडियम के पता लगे कि जी अफगानी जो है उन्होंने भर दिया स्टेडियम और अगर पाकिस्तानी जो है हार्डली हैं, तो एटलीस्ट फॉर गॉड से कि चले सरदार साहब इस पे जरा आमिर भाई, साइंस नहीं है। आमिर भाई सेम आपसे कि ये जो टिकट का मैटर है इसको थोड़ा सा को बेहतर करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए आम आदमी की पहुंच में हो। आपने ग्राउंड भरना है, फुटबॉल से मोहब्बत, और मैं देखता हूं लोग बड़े शौक से जाते हैं। जी अरसलान साहब, बस इनकी तो हर चीज ही उल्टी है जी। अब देखें आप इससे तो ये साबित होता है जो इनकी हरकतें हैं, ना तो कोई मीडिया के ऊपर आप खुद भी देख लें, आपको किसी ने बुलाया कि जी आपको ब्रीफ किया जाए कि जी ये फुटबॉल मैच हो रहा है और जनाब आपने कवरेज करनी है और आपने जनाब ये प्रमोशन करनी है और देखना ये वो। मेरा नहीं ख्याल आपको किसी ने बुलाया होगा पीएफएफ हाउस से। और दूसरी बात ये कि टिकट ज्यादा महंगी रखने की वजह क्या है? मुझे तो ये समझ आती है कि ये चाहते ही नहीं लोग वहां पे जाएं, स्टेडियम में कोई बैठ जाके मैच देखे ना, उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं कि कोई देखे ही ना टेलीविजन पे देखे ना वहां जाके देखे, और जो भी हो रिजल्ट बस ठीक है चुप करके उसको जो है ना वो देख ले। अगर जीते तो वाह वाह, खासा हार जाए तो ठीक है जी, ज्यादा लोगों तक पहुंचे ना। अरसलान साहब, मैं आपको बताता हूँ कि क्या फर्क पड़ता है जब क्राउड जो है ना वो स्टेडियम के अंदर होता है। ईरान का एक स्टेडियम है, आजादी स्टेडियम, तेहरान के अंदर। वहां पे हम ने सर्दियों में दिसंबर में जो है ना वो एक मैच खेला था, और एटलीस्ट वहां पे कोई 60 से 70 हजार लोग जो है वो वहां बैठे हुए थे उस स्टेडियम के अंदर, और -12 के अंदर जो है ना वो मैच हो रहा था। और जब उनका क्राउड जो है वो शोर मचाता था, हु करके जैसे करता था, तो वो ऐसे लगता था जैसे हमारे अंदर से जो है ना वो आवाज जो है ना वो निकल के जा रही है। और कितना बूस्ट होता है आपका प्लेयर जो है, और कितना जो है वो मोटिवेट होता है प्लेयर ग्राउंड के अंदर जब एक पॉजिटिव क्राउड जो है ना, और एक अच्छा क्राउड जो है ना वो जब स्टेडियम के अंदर बैठा हो। तो फिर घूम फिर के वही बात है, मुझे तो समझ नहीं आती कि किस लॉजिक के साथ जो है ना वो चीजों को मैनेज कर रहे हैं। सर वो तो मैं आज पूरी डिस्कशन में समझ नहीं आया मुझे कि हो क्या रहा है। वक्त बड़ा कम था। आमिर महमूद साहब, थैंक यू सो मच। आमिर महमूद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद रहे, सरदार नवीद साहब हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।